इलेक्शन रिजल्ट्स रिलीज होने के बाद एक आदमी हमारे देश की पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज में आ गया है। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की। सबकी नजरें थी बिहार के चीफ मिनिस्टर पर, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तीसरी बार। और उनकी पार्टी की एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट थी। अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निपथ स्कीम को रिव्यू करना। अग्निपथ स्कीम 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके इंट्रोडक्शन के बाद से ही ये स्कीम कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस स्कीम के हिसाब से कई शॉर्ट टर्म सोल्जर्स रिक्रूट होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाता है। इन सोल्जर्स को सर्विस में रखा जाएगा बस 4 सालों के लिए, क्योंकि अब सर्विस कम कर दी गई है। इस वजह से बिहार और तेलंगाना जैसी स्टेट से जहां आर्मी रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा है, उधर कई प्रोटेस्ट देखी गई। एक और आर्ग्यूमेंट यह है कि अग्निवीर स्कीम से इंडियन आर्मी की वैकेंसीज भर नहीं रही है। जहां हर साल 40,000 अग्निवीर रिक्रूट होते हैं, पर अभी वैकेंसी इंडियन आर्मी में 1.5 लाख सोल्जर्स की है, जिसका मतलब है कि अग्निवीर स्कीम इस वैकेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। इंडिया अलायंस ने स्कीम को इलेक्शन मुद्दा भी बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जब बीजेपी का भारी नुकसान हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स में, उसके पीछे एक कारण ये स्कीम ही है। इलेक्शन नतीजों के बाद भी ऑपोजिशन डटी हुई है कि बीजेपी सरकार को अग्निपथ स्कीम को हटाना होगा। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से आर्मी स्कीम को अब रिव्यू कर रही है और सरकार कई चेंजेस लाने वाली है। तो स्कीम में भला है क्या, जिसकी वजह से मानो देश भर में बवाल मच गया है? सरकार के क्या रीजंस है इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने में? मैं इस वीडियो में दोनों साइड्स के आर्गुमेंट डिस्कस करूंगा, ताकि आप डिसाइड कर सको कि सही क्या है और गलत क्या है। जब बीजेपी सरकार ने स्कीम अनाउंस करी थी 14 जून 2022 को, तो इमीडिएटली बिहार जैसी स्टेट्स में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी। अब इन प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये स्कीम है किस चीज की। अग्निपथ बेसिकली एक रिक्रूटमेंट स्कीम है, जो कहती है कि जो भी सोल्जर्स स्कीम के तहत सेलेक्ट होंगे, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए काम करेंगे। इन सोल्जर्स को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल बाद इनमें से 25% लोग आर्मी में अगले 15 साल तक सर्व करेंगे, जबकि दूसरों को आर्मी छोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी 3 आर्म फोर्सेस इन 25% अग्निवीर को सेलेक्ट कैसे करेंगी, क्योंकि किसी ने अपना क्राइटेरिया पब्लिक नहीं किया है। पर जो मेरा गेस है वो है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग अग्निवीर होंगे, उसको हमारी मिलिट्री बोलेगी कि आप अगले 15 साल तक हमारे देश को सर्व कर सकते हो। जो अग्निपथ स्कीम है वो बेसिकली हमारी पुरानी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को रिप्लेस कर रही है, जहाँ कहा जाता था कि एक सोल्जर को कम से कम 17 साल सर्व करने मिलिट्री में, जिसके बाद उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। एक चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो है कि ये स्कीम बस सोल्जर लेवल पोस्ट पर ही अप्लाई करती है, ऑफिसर लेवल पोस्ट पर नहीं। 2022 की डिफेंस मिनिस्ट्री डेटा के हिसाब से ऑफिसर्स की संख्या आर्मी में 4% है, नेवी में 14% और एयरफोर्स में 8%। तो ये स्कीम टारगेट कर रही है सोल्जर लेवल की पोस्ट को, जिनका सबसे बड़ा शेयर है हमारी मिलिट्री में। और वो लोग जो यूजुअली ऐसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं, वो गुस्सा है इस स्कीम से, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी जॉब तो यार जिंदगी भर की जॉब थी, ये 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की कब से नौकरी हो गई, स्पेशली इंडियन मिलिट्री में। पर सरकार को क्रिटिसाइज करने से पहले समझते कि उनका व्यू क्या था कि उनको ये स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। 1980 से ही बात चल रही थी हमारी मिलिट्री की एवरेज एज कम करने की। लोकसभा की वेबसाइट पर कई डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं स्कीम के बारे में, और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अग्निपथ स्कीम का आइडिया 2019 में ही क्रिएट हुआ था और एक्चुअल काम 2020 में स्टार्ट हुआ। इस डॉक्यूमेंट ने दिखाया कि हमारी तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच 150 मीटिंग्स हुई 500 घंटे की। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी स्कीम कर 60 मीटिंग्स करी 100 घंटे की। इसके अलावा 44 और मीटिंग्स हुई दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ। तो सरकार ने कई मीटिंग्स तो जरूर की है स्कीम पर, और उनकी क्या लॉजिक है इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने में। अब इंडियन मिलिट्री हमारे देश को सेफ रखती है, ये हम सब जानते हैं। पर एक और बात जो अंडर अप्रिशिएटेड है वो है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश को सेफ रखने के लिए। चाहे वो पॉलिटिकली इलेक्शंस करवाने हो, हमारे फॉरेस्ट को क्लाइमेट इमरजेंसी से बचाना हो, या फिर दंगों के दौरान हमारे शहरों को सेफ रखना हो। इसी वजह से IAS, IPS, IFS और IRS ऑफिसर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में। और ये सभी लोग चूज होते हैं हमारे देश के UPSC एग्जाम से।
आप एक सिग्नेचर से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और एक सिग्नेचर से 2 देशों के रिलेशनशिप को डीपन कर सकते हैं। और अनअकैडमी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन और आसान और सस्ती हो गई है, क्योंकि वो ऑफर कर रहे हैं 15 महीने का यूपीएससी प्रिपरेशन का सब्सक्रिप्शन, वो भी 24,999 में। इससे आपको अनअकैडमी प्लस की एक्सेस ही नहीं मिलेगी, जहाँ हाई क्वालिटी यूपीएससी सीएससी एजुकेटर्स हैं जैसे मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सरमद मेहराज सर और मधुकर कोटवे सर। आपको 24,999 अलग अलग देने की जरूरत नहीं है हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारी लैंग्वेजेस की एक्सेस मिलेगी। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। अब आते हैं वीडियो पर वापस। पहला आर्ग्यूमेंट है कि ये स्कीम हमारी आर्मी को ज्यादा यूथफुल बनाएगी। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धने के साथ फेमस इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया था और फिर 1991 में इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका को भेजी थी ताकि उनकी सरकार श्रीलंकन आर्मी और एलटीटीई के बीच वायलेंस को मैनेज कर सके। अब इंडिया का पीस कीपिंग मिशन पॉलिटिकल लेवल पर एक फेलियर था, क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। पर इस मिशन से हमें एक चीज जानने में मिली, जिसकी वजह से सरकार ने स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। एक एनालिसिस ने दिखाया कि हमारे इस पीस कीपिंग मिशन में वो यूनिट जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, उनमें ज्यादा नौजवान सोल्जर्स थे। और इस श्रीलंका का मिशन बस अकेला एग्जाम्पल नहीं है। 1999 की कारगिल वॉर में भी देखा गया था कि कारगिल और सियाचिन में हुई लड़ाई में यंगर सोल्जर्स की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो उतने बुरे टेम्परेचर और टेरेन को सहन कर सकते थे। साल 2000 में सिक्योरिटी एक्सपर्ट जसजीत सिंह ने कहा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की एवरेज एज 37 है, जो नेटो, चाइना और पाकिस्तान से 12 से 13 साल ज्यादा है। अग्निपथ स्कीम से सरकार इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कैसे? पहली बात है कि अग्निवीर बनने के लिए आपकी उम्र 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए। 23 साल के बाद आप अग्निवीर नहीं बन सकते। इसके बाद 75% अग्निवीर को आर्म फोर्सेस छोड़नी पड़ेंगी। इसी वजह से हमारी सरकार का मानना है कि ये स्कीम हमारी आर्म फोर्सेस की एवरेज एज 32 साल से 26 साल कर देगी। अब सवाल यह है कि हमारी आर्म फोर्सेस की एवरेज एज इतनी बड़ी कैसे? क्या हमारी आर्म फोर्सेस की सिचुएशन हर समय से ऐसी थी? नहीं, ये हुआ था 1960s और 1970s में, जब सरकार ने आर्म फोर्सेस में एक चेंज इंट्रोड्यूस किया था, जिसको कहा जाता है कलर सर्विस। कलर सर्विस बेसिकली होती है जब एक सोल्जर एक्टिवली ड्यूटी पर होता है। कलर सर्विस खत्म होने के बाद एक सोल्जर को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उनको हमारी मिलिट्री बुला सकती है अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। 1965 तक जनरल ड्यूटी कैटेगरी में हमारी आर्म फोर्सेस की कलर सर्विस थी 7 साल की। जनरल ड्यूटी कैटेगरी में आते हैं इन्फेंट्री, आर्म्ड कॉर्प्स और आर्टिलरी यूनिट्स। तो बेसिकली ये स्कीम कह रही थी कि मोस्ट सोल्जर्स बस 7 साल के लिए एक्टिव ड्यूटी पर रहेंगे और उनको कोई पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 7 साल के बाद उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और जो बचे हुए लोग हैं उनको 7 साल के लिए नहीं बल्कि 15 साल सर्व करने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद उनको पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो 1965 तक हमारी आर्म फोर्सेस बेसिकली एक तरीके की अग्निपथ स्कीम फॉलो कर ही रही थी। बस एक डिफरेंस था कि परसेंटेज क्लियर नहीं था कि कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सर्विस करने की। पर अगर हम तब की रिपोर्ट्स देखें तो 35% सोल्जर्स को आर्म फोर्सेस में कंटिन्यू करने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद उनको पूरी पेंशन मिलती थी। तो डिफरेंस बस यही है कि उस समय लोग 7 साल सर्व कर रहे थे और 35% सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे, जबकि अग्निपथ स्कीम में ये नंबर्स 4 साल और 25% है। पर स्कीम में चेंजेस लाई गई 1965 और 1976 में। कलर ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई 7 साल से 17 साल तक। सबको बोला गया कि आपको मिनिमम 17 साल सर्व करने होंगे, जिसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो फुल पेंशन के साथ। उस समय कलर सर्विस को इंक्रीज करने का रीजन था कि हम अपनी आर्म फोर्सेस में सोल्जर्स की संख्या बढ़ाना चाहते थे। करीब 20 सालों में हमारे देश ने 3 जंगें लड़ी थी, एक चाइना के साथ और 2 पाकिस्तान के साथ। पर इस चेंज से हमारी आर्म फोर्सेस की जो एवरेज है वो भी बढ़ गई। सरकार का कहना है कि अग्निपथ स्कीम इसी चीज़ को चेंज करेगी, क्योंकि मोस्ट रिक्रूट्स बस आर्मी में 4 साल के लिए होंगे, इसलिए हमारी एवरेज एज कम हो जाएगी। और अपनी प्रेस रिलीज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि क्योंकि 25% अग्निवीर आर्म फोर्सेस में कंटिन्यू करेंगे 4 साल के बाद भी, इसलिए यूथफुल और एक्सपीरियंस लोगों के बीच एक अच्छा बैलेंस रहेगा। पर हमारी आर्म फोर्सेस को यूथफुल बनाने के अलावा एक और पर्पस है इस स्कीम का, सरकार का पैसा बचाना। जब हमारी सरकार ने अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था
कि हम अपनी आर्मी को सेविंग्स के तौर से कभी देखते ही नहीं है। अग्निपथ स्कीम हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है सोल्जर्स की कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ कई समय से हमारी आर्म फोर्सेस के लिए एक सरदर्दी रही है। अब जब तक सोल्जर्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी, आर्म फोर्सेस के पास पैसा नहीं होगा R&D में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नई इक्विपमेंट और मशीनरी को खरीदने में। अगर हम पिछले 10 साल पर नज़र डालें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट जो सैलरी और पेंशन्स में जाता है वो 50% से 55% तक पहुँच गया है, जबकि वो बजट जो इक्विपमेंट खरीदने में और इसको मेंटेन करने में जाता है वो पिछले 10 साल में 4% तक कम हो गया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि R&D का बजट पिछले 10 साल में बस 3 से 4% ही रहा है। ये गंभीर बात इसलिए क्योंकि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, और दूसरी तरफ हमारी सरकार का R&D बजट शेयर बढ़ ही नहीं रहा पिछले 10 सालों में। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सोल्जर्स को मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत हाई है, पर ये भी फुल पिक्चर नहीं है। जहां पिछले 10 साल जो बजट है पे और अलाउंसेस का वो तो 32% तक ही रहा है, जो चीज़ बढ़ी है वो है बेसिकली पेंशन्स का बजट 18% से 23% तक बढ़ गया है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में पेंशन एक्सपेंडिचर 45,500 करोड़ से करीब 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे, हमारी आर्म फोर्सेस उनका 55% बजट ह्यूमन रिसोर्सेज पर खर्च होता है और बस 25% हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, जबकि चाइना और यूके का 41 और 42% बजट मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होता है और बस 30% ह्यूमन रिसोर्सेज पर। यूके और चाइना दोनों में शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विसेज है। यूके में आपको 4 साल मिनिमम सर्व करना पड़ता है, जबकि इंडिया में ये नंबर 17 साल है अग्निपथ स्कीम से पहले। सरकार का कहना है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से वो पैसा पेंशन्स पर खर्च करने की बजाय मॉडर्न इक्विपमेंट को खरीदने और मेंटेन करने में यूज कर सकती है। तो इस स्कीम से कितना पैसा बचेगा हमारी सरकार का? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च के हिसाब से पे और अलाउंसेस के मामले में पहले साल में सरकार करीब 1,000 करोड़ बचाएगी और 2044 तक हमारी सरकार करीब 15,000 करोड़ रुपए बचाएगी। अब आप सोचोगे कि सरकार ने स्कीम को इंट्रोड्यूस पे एंड अलाउंसेस कम करने के लिए नहीं किया, बल्कि पेंशन्स को कम करने के लिए किया है। उनका क्या? पर पेंशन्स के मामले में सरकार की बचत अभी स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि वो स्टार्ट होगी 2044 के बाद, जब हमारी सरकार में सारे सोल्जर्स जो अभी अवेलेबल है वो रिटायर हो जाएंगे। 2044 के बाद ही नंबर ऑफ पेंशनर्स, यानी कि वो लोग जिनको पेंशन मिल रही है, उनकी संख्या कम होगी और हमारी सरकार की पेंशन पर बचत स्टार्ट होगी। तो 2044 तक हमारी सरकार 15,000 करोड़ रुपए ही बचाएगी, वो भी पे एंड अलाउंसेस पर, पेंशन्स पर नहीं। अब ये 15,000 करोड़ की कैलकुलेशन आई कैसे? पहले साल में अग्निवीर को मंथली सैलरी मिलेगी 30,000 की, जो चौथे साल तक 40,000 हो जाएगी। इसके अलावा उनको अलाउंस भी दिया जाएगा, राशन का, ड्रेस का और ट्रैवल का, और 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। 4 साल के टेन्योर के बाद अग्निवीर को एक सेवा निधि मिलेगी, इसको अंग्रेजी में एक सेवियरेंस पैकेज कहा जाता है, जिसका टोटल अमाउंट होगा 11,71,000 रुपीस। इस पैकेज में अग्निवीर की सैलरी और सरकार का कंट्रीब्यूशन दोनों शामिल है, क्योंकि हर महीने अग्निवीर की 30% सैलरी कट होगी इस पैकेज के लिए, और जितना अमाउंट कट होगा उतना ही अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। और 4 साल बाद जब अग्निवीर को हमारी आर्म फोर्सेस छोड़नी पड़ेंगी तो इस पैकेज का कुल अमाउंट हो जाएगा 11.71 लाख। तो ऑन एवरेज जो मंथली सैलरी होगी एक अग्निवीर की वो करीब 45,000 रुपीज़ होगी, जबकि आज एक नॉन अग्निवीर सोल्जर की एवरेज सैलरी करीब 60,000 रुपये पर महीना है। और इस 60,000 और 45,000 के डिफरेंस से ही हमारी सरकार पे एंड अलाउंसेस पर पैसा बचाएगी। नॉन अग्निवीर सोल्जर की एवरेज सैलरी 60,000 इसलिए है क्योंकि वो हमारी आर्म फोर्सेस में ज़्यादा समय बिताते हैं, इस वजह से उनकी प्रमोशंस होती रहती है, इसलिए उनकी एवरेज सैलरी एक अग्निवीर सोल्जर से ज़्यादा है। तो अब आपने सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि वो ये अग्निपथ स्कीम क्यों लॉन्च कर रहे हैं। वो एवरेज एज कम करना चाहते हैं और पेंशन्स और सैलरी और अलाउंसेस पर पैसा बचाना चाहते हैं। पर इस स्कीम का क्रिटिसिज्म क्या है? बेसिकली 2 क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म है एस्पिरेंट्स की तरफ से और दूसरा क्रिटिसिज्म है आर्मी की तरफ से। ये है सुजीत, जो पटना में एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए। जब हमने उनसे बात करी तो सुजीत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एस्पिरेंट्स के मोराल पर। तो वो बच्चे इतने मेहनत से तैयारी करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे अग्निवीर योजना आई है, कहाँ 1,000 स्टूडेंट का हम लोग ट्रेनिंग देते थे, और वो ऐसा थोड़ी कि हम लोग स्टूडेंट को बुलाते थे, स्टूडेंट खुद आते थे कि नहीं सर मुझे तैयारी करना है, आर्मी में जाना ही जाना है।
लेकिन अब बच्चे के साथ क्या हो गया कि जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं अब जो पहले की तैयारी करने वाले थे वो कहीं ना कहीं अब जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम 11,000 और 21,000 रुपया कमाएंगे, उससे अच्छा है कि 4 साल किसी हम सेक्टर में अगर हम दे देते हैं अपना 4 साल, तो हो सकता है वो सैलरी 35,000 हो जाए। यही चीज आप देश के दूसरे हिस्सों में भी देख सकते हो। वैसे ये है राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का चिड़ावा शहर। इस डिस्ट्रिक्ट को शहीदों की नगरी कहा जाता है क्योंकि कई लोग आर्मी में जाते हैं। इस वजह से चिड़ावा शहर डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मानो एक हब बन गया। पर अग्निपथ स्कीम की लॉन्च होने के बाद सिचुएशन बहुत बदल गई है। आधे डिफेंस इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवा रहे हैं। रीजन बस एक है कि मोटिवेशन कम हो गया एस्पिरेंट्स का। एस्पिरेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आर्मी में घुसने के लिए। रिटन एग्जाम देना पड़ता है, एक मुश्किल फिजिकल एग्जाम करना पड़ता है और फाइनली एक मेडिकल एग्जाम होता है। जब इतनी कड़ी मेहनत के बाद बस 4 साल की सर्विस का आपको मौका मिले और कोई पेंशन भी ना मिले, इस वजह से कई एस्पिरेंट्स का मोटिवेशन कम हो गया। और ये तो कोई अकेली प्रॉब्लम भी नहीं है एस्पिरेंट्स की। सुजीत की सुनो कि वो क्या बोलते हैं कि एक सोल्जर की जिंदगी कैसी होती है अग्निवीर स्कीम के बाद। बेनिफिट्स भी नहीं दिया है कि अगर आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड आते हो तो आपको इस जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा ऑफिशियली कुछ नोटिस वगैरह भी नहीं है। बस सिर्फ बोला गया है कि आप लोगों को लिया जाएगा, लिया बस एक ही शर्त पे जाएगा, बस आप सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे। अब आप में से कई लोग को सुजीत की बात बहुत एक्सट्रीम लगेगी, पर उनके इंटरव्यू में कुछ सच्चाई है। सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे। अग्निवीर के लिए कोई गारंटी नहीं है कि उनको ढंग की जॉब मिलेगी अपनी सर्विस के बाद। अब सरकार ने ये जरूर कहा है कि कुछ पोजीशंस को वो रिजर्व रख रहे हैं ताकि अग्निवीर को नौकरी मिल जाए, जैसे सेंट्रल पुलिसिंग सर्विसेज में। पर सरकार ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि कौन सी जॉब्स रिजर्व होंगी अग्निवीर के लिए और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे। होम मिनिस्ट्री ने बस ये कहा है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और असम राइफल्स की 10% वैकेंसीज अग्निवीर के लिए रिजर्व्ड होंगी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि 10% रिजर्वेशन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि सरकारी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। पर ये पोजीशंस काफी नहीं है अग्निवीर रिक्रूट्स के लिए और कई रिक्रूट्स का तो भरोसा भी उठ गया सरकार से, क्योंकि सरकार करंट वैकेंसीज ही नहीं भर पा रही है। एक 2022 की रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडियन आर्मी में अभी 1,80,000 वैकेंसीज हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी कि PBOR पोजीशंस में, क्योंकि 3 साल से इन पोजीशंस में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और हर साल करीब 50 से 60,000 PBOR पोजीशंस के लोग रिटायर हो रहे हैं। PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के सोल्जर्स वो लोग होते हैं इंडियन आर्मी में जिनकी रैंक कमीशन ऑफिसर से नीचे होती है, जैसे सिपाही, लैंस नायक या फिर हवलदार। तो अगर 50 से 60,000 लोग हर साल रिटायर हो रहे हैं और बस 40,000 अग्निवीर हर साल रिक्रूट होंगे, तो इसका मतलब है कि हर साल 10 से 15,000 PBOR सोल्जर्स की कमी तो होगी ही होगी। इसी के बारे में मेजर जनरल अशोक मेहता ने बात करी है। इसलिए कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सरकार करंट वैकेंसीज ही नहीं भर पा रही है इंडियन आर्मी में, तो वो 75% अग्निवीर को दूसरे डिपार्टमेंट्स में कैसे नौकरी दिलवाएगी। जॉब 21 साल के उम्र में लगती है तो 4 साल बाद आप रिटायरमेंट होके आ जाते हैं, यानी 25 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट आ जाते हैं, 25-26 की उम्र में। तो उसके बाद आपके पास कोई वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल एज भी नहीं है। इन अग्निवीर के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढना तो मुश्किल हो ही जाएगा, क्योंकि ये अग्निवीर तभी बन सकते हैं जब उनकी उम्र 17.5 से 23 साल की होगी। इसका मतलब है कि इनमें से कई लोग तो कॉलेज गए नहीं होंगे। बिना कॉलेज डिग्री के आजकल कौन हायर करता है। इसके अलावा इन अग्निवीर के पास ऐसे मिलिट्री स्किल्स होंगे जिनको कोई प्राइवेट कंपनी शायद कोई वैल्यू ही ना दे। तो डर ये है कि जब तक ये अग्निवीर अपने प्रोग्राम से पास आउट होंगे, उनकी उम्र करीब 25 साल हो जाएगी। जब तक उनके कई दोस्तों ने कम्पिटिटिव एग्जाम दे लिए होंगे और कॉलेज की डिग्री हासिल कर ली होगी, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के एनवायरनमेंट में ये अग्निवीर की प्रोफाइल कम्पिटिटिव होगी? इसके अलावा मिलिट्री से सिविलियन लाइफ में ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए अमेरिका के केस में, जहाँ कई वेटरन सोल्जर्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। कई आर्मी एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बात करी है कि जो डिस्चार्ज अग्निवीर होंगे वो एंटी सोशल एलिमेंट से भी प्रभावित हो सकते हैं। उनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग तो होगी पर कोई स्टेबल जॉब या फिर इनकम नहीं होगी, जिसका मतलब है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आना इतना मुश्किल नहीं है। अब ये थ्योरी टेस्ट नहीं हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नज़रअंदाज कर दें। हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। फिर ये भी बात याद रखना कि रेगुलर आर्मी सोल्जर्स को पेंशन भी मिलता है और उनके फैमिली मेंबर्स को हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। अग्निवीर को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और इस महंगाई के तहत वो 11 लाख रुपया मेरे हिसाब से कुछ नहीं है।
अगर मान लीजिए माँ का एक छोटा सा तबीयत ही खराब हो जाए, एक छोटा सा ऑपरेशन ही कराना हो जाए, आई थिंक वो सारा पैसा चला जाएगा। अगर यही लड़का परमानेंट रहता, अग्निवीर ना होके, तो इसकी योजना के तहत इसकी माँ का इलाज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और आर्मी हॉस्पिटल में फ्री में होता है। और हम सब जानती हैं कि सरकारी जॉब का एक मेजर बेनिफिट बस पैसे में नहीं बल्कि मैरिज मार्केट में आता है। जो है ना, इसके साथ भी खिलवाड़ हो जा रहा है। अगर एक लड़के का जॉब हो जाता है आर्मी में 4 साल वाला, तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि जो बाप आएगा वो बोलेगा कि 4 साल के लिए पता नहीं इसको क्या होगा नहीं होगा, 4 साल में मेरी बेटी का कुछ भी हो सकता है। कई लोग का डर है कि अग्निवीर का इंडियन आर्मी में ही नहीं बल्कि मैरिज मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अनुज, जो राजस्थान के झुंझुनू से हैं और एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अग्निवीर के मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो गए। वो कहते हैं कि पहले आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट एक मानो गारंटी थी शादी के लिए, पर अब लड़की का परिवार कहता है कि हम अपनी अग्निवीर से शादी नहीं करवाएंगे। अगर आपका 25% अग्निवीर में हो गया जो इंडियन आर्मी में ही रहेंगे तो बात अलग है। पेंशन वगैरह तो छोड़ो, इन अग्निवीर को कैंटीन फैसिलिटीज की एक्सेस भी नहीं मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में अग्निवीर जैसे प्रोग्राम नहीं है, उधर है, पर उस जगह सरकार अग्निवीर जैसे रिक्रूट्स को बहुत सपोर्ट देती है ताकि ग्रेजुएशन के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उनको सपोर्ट मिलता रहे। जैसे साउथ कोरिया में सर्विस खत्म करने के बाद ऐसे रिक्रूट्स को बोनसेस मिलते हैं और पढ़ाई करने के लिए सब्सिडीज भी दी जाती हैं। अब ये तो हम अग्निवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। एक बड़ा सवाल तो ये है कि अग्निवीर की वजह से हमारी आर्मी का भी भला होगा या फिर नहीं। आर्म्ड फोर्सेस में नए रिक्रूट्स को 2 तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली ट्रेनिंग को कहा जाता है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जहाँ सोल्जर्स को फाउंडेशनल स्किल्स जैसे फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन और बेसिक कॉम्बैट स्किल्स सिखाए जाते हैं। दूसरी ट्रेनिंग को कहा जाता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, जहाँ सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है उनके रोल के हिसाब से। पहले नए रिक्रूट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट होती थी करीब 4 महीने में, जिसके बाद AMT को 9 महीने से लेकर 2 साल तक समय लग सकता था। बल्कि अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर को बस 8 महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, 10 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग और 21 हफ्तों की एडवांस ट्रेनिंग। इसलिए कई सर्विस ऑफिसर्स ने कहा है कि इस ट्रेनिंग से जवान का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो उनको 2-3 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक 1 स्टार आर्मी ऑफिसर ने कहा, इन लोगों के इन एक्सपीरियंस की वजह से हमारे यूनिट के फॉरवर्ड एरियाज में परफॉर्मेंस बुरा हो सकता है। इस ट्रेनिंग की वजह से कई लोग का कहना है कि एक्सपीरियंस सोल्जर्स पर बोझ, वो भी क्रिटिकल सिचुएशंस में, बढ़ जाएगा। रिटायर्ड कमांडर KP संजीव कुमार ने कहा कि एक मॉडर्न डे सोल्जर को ढंग से ट्रेन करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। उस समय तक तो वो मानो एक लो स्किल वर्कर की तरह होते हैं जिनको रेगुलरली गाइडेंस की जरूरत होती है। रिटायर्ड आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरवंत सिंह ने भी ऐसी चीजें कही। उन्होंने कहा कि मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स इतने कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजिकल हो गए हैं कि उनको यूज करने के लिए आपको ढंग से ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर अग्निवीर की ट्रेनिंग ही इतनी कम हो जाएगी तो क्या ये रिक्रूट्स मॉडर्न वेपन्स को ढंग से यूज भी कर पाएंगे? एक फॉर्मर इंडियन ऑफिसर ने कहा, पुअरली ट्रेन्ड सोल्जर्स को डिप्लॉय करना बहुत ही बुरा आइडिया है, स्पेशली जब हमारे देश के सामने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर का खतरा है। इसके अलावा ट्रेनिंग का पीरियड क्योंकि कम कर दिया गया है, इसकी वजह से ट्रेनिंग भी बहुत इंटेंस हो गई है, जिसका इम्पैक्ट अग्निवीर पर पड़ रहा है। कि अभी जो बच्चे अग्निवीर के ट्रेनिंग में गए थे उसमें हमारा भी कैंडिडेट गया हुआ था। बच्चों का बैच था 370, ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं मात्र 70 बच्चे। ट्रेनिंग के पहले ही 300 बच्चे के अप्रॉक्स 300 बच्चे वापस घर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उतना मेहनत वो देख नहीं पाए। सुजीत कहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग की वजह से ही कई अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही क्विट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो नई ट्रेनिंग है हमारी मिलिट्री में वो अच्छी नहीं है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस हो रहा है थ्योरेटिकल चीजों के कंपैरिजन से। ट्रेनिंग में अब एक सिस्टम्स अप्रोच यूज करी जा रही है, जिससे आर्मी सिमुलेटर्स यूज कर रही है नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए। इंडियन आर्मी ने 500 ऐसे सिमुलेटर्स सोर्स करे हैं अपने रिक्रूट्स को रियलिस्टिक ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे कॉम्बैट वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर यूज करा जा रहा है सोल्जर्स को डिफरेंट वेपन्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, जहां वो अपने प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में। पर ऐसी ट्रेनिंग के बावजूद बस 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग काफी नहीं है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर राहुल भोसले ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की वजह से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया, जहां रशियन आर्मी का बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि उनकी आर्मी में कई सोल्जर्स 18 से 21 साल की उम्र के थे, जिनका ना कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस था और ना ढंग की ट्रेनिंग।
कई रिटायर्ड और सीनियर ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि सर्विस आपको लंबे पीरियड की चाहिए होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में कमराडरी, ब्रदरहुड उससे ही बनता है। Unfortunately, the kind of ethos that a soldier develops during his long association and his lifelong security cannot be developed in a contractual employee of 4 years. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरवंत सिंह ने कहा कि इंडियन आर्मी के यूनिट्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस कई वॉर्स में इस वजह से ही रहा है क्योंकि उन्होंने एक सालों साल से ट्रेडिशन बनाए रखा है। वो पूछते कि क्या अग्निवीर रिक्रूट्स का भी ऐसा ही पैशन रहेगा अगर उनको पता है कि उनकी सर्विस बस 4 साल के ये आर्मी में। जैसे हमने पहले बात करी थी कि स्कीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध बिहार और तेलंगाना में देखा गया। और ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। पर क्यों? मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां मैंने मानो एक ओपन लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और जहां मैंने बोला था कि रोजगार, एक जॉब बस पैसों के बारे में नहीं होती बल्कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी होती है। में आने के बारे में अगर कोई सोचता है तो उसको एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेना था कि बाकी सारा रास्ता मेरे लिए बंद है। आज के डेट में सेना में कौन जाता है? जो गरीब वर्ग है, जो बहुत ज्यादा गरीब है। और ये लोग प्रदर्शन बस पैसों के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपनी डिग्निटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी रोजगार ढूंढना हमारे देश में बहुत मुश्किल हो गया है। The deeper cause is unemployment, widespread unemployment. 2 साल पहले सरकार की खुद की रिपोर्ट ने दिखाया कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, जो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट से 3 गुना ज्यादा है। बिहार और तेलंगाना जैसी स्टेट्स में तो ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% और 15% है। तो जब हमारे नौजवान को एक रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं मिल रही, इसी वजह से वो गुस्से में है और सड़क पर उतर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और यही यूथ हिपोक्रेसी की भी बात करता है। वो कहता है कि आप अग्निवीर रिक्रूट से तो पेंशन हटा रहे हो, पर उन एमपीज और एमएलएज का क्या जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, पर उनको फिर भी पेंशन दी जाएगी। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया है वो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा। वो इसी हिपोक्रेसी की बात करते हैं जब वो कहते हैं कि सोल्जर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो तो हमारी मिलिट्री में ऑफिसर्स के साथ भी प्रॉब्लम है, पर ऑफिसर्स के लिए कोई अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री में ऑफिसर पोजीशन में भी लोगों की एवरेज एज बढ़ रही है, और कई ऑफिसर्स जिनका प्रमोशन नहीं होता वो तो अपनी पोजीशन पर सालों साल अटके रहते हैं, जबकि ऐसी पोजीशंस में हमें एनर्जेटिक और डायनामिक लीडर्स चाहिए। तो क्या अग्निवीर स्कीम ऑफिसर्स के लिए नहीं लाई जानी चाहिए? इसीलिए ये रिक्रूट्स इतने गुस्से में हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी तो हिपोक्रेसी है हमारे देश में, और उसके अलावा आपने ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं किया इस स्कीम को लाने से पहले। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अब इंडियन आर्मी ने जरूर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और फर्स्ट पोस्ट की न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया कि आर्मी स्कीम को मॉडिफाई करने का सोच रही है। पहली चीज उन्होंने जो सोची है कि 25% के बजाय शायद 60 से 70% अग्निवीर्स को रेगुलर सर्विस में घुसने का मौका मिलेगा। इस वजह से आर्मी की मैन पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब कई अग्निवीर रिक्रूट्स आर्मी में लंबे समय तक रहेंगे। दूसरी चेंज जिसकी बात हो रही है वो है कि वो पीरियड ऑफ सर्विस अग्निवीर का 4 साल से 7 से 8 साल कर देंगे। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस ने ये भी रेकमेंड किया था कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को वो सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलते हैं। उस रिपोर्ट ने ये भी बात करी कि अभी अग्निवीर रिक्रूट्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं है जब उनकी रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी। पर अगर सरकार ऐसे रिक्रूट्स को सब्सिडाइज एजुकेशन के अलावा एक अच्छी इफेक्टिव ट्रेनिंग भी दे दे जिससे उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में घुसना आसान हो जाएगा, तो ये रिक्रूट्स भी खुश हो जाएंगे उस चीज से। कई क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी प्रपोज करे जा रहे हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है जिसको कहा जा रहा है इनवर्स इंडक्शन मॉडल, जहां अग्निवीर्स को पहले सेंट्रल और स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा और फिर उनको इंडियन आर्म फोर्सेस में ट्रांसफर किया जाएगा 7 सालों के लिए। जब उनकी 7 साल की सर्विस खत्म हो जाएगी इंडियन आर्मी के साथ, तब फिर वो वापस सेंट्रल और स्टेट आर्म पुलिस फोर्स में आ जाएंगे। इस सोल्यूशन के कई फायदे। पहला फायदा ये है कि ऐसे सिस्टम की वजह से देश की पूरी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि सेम रिक्रूट पुलिस फोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में भी काम कर सकता है। दूसरी चीज है कि ट्रेनिंग की दिक्कत सॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो पहले पुलिस फोर्स में जा रहे हैं जहां उनको ट्रेनिंग मिल सकती है और फिर वो आर्म फोर्सेस में आएंगे।
तीसरी चीज है कि इससे सरकार पर जो पैसे का बोझ है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल और स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो नेशनल पेंशन सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पेंशन एम्प्लॉय की खुद की सैलरी से आती है। तो जो सरकार पर फाइनेंशियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उल्टा वो पैसा यूज कर सकते हैं आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। मेन बात यह है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ऐसी और क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमें मिले और सरकार और दूसरे स्टेक होल्डर्स फिर बेस्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं जिससे सभी के इंटरेस्ट बैलेंस हो। इस चीज पर कोई दोहराई नहीं है कि हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, पर वो मॉडर्नाइजेशन रिक्रूट्स की मोटिवेशन और उनकी ट्रेनिंग के बजाय नहीं आनी चाहिए। थैंकफुली अभी सरकार पर एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो इस वजह से सरकार पर प्रेशर होगा कि वो अपने रिफॉर्म्स अब बुलडोज नहीं कर सकती, बल्कि उनको सबसे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए ऑल आइज आर ऑन नीतीश कुमार। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च लगती है और एडिटिंग टाइम भी लगता है, तो अगर आप इधर तक आ गए और आपको वैल्यू मिले, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा भी फायदा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।